हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पीएससी डू केयर। मैं मर्जिद सर आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री का एक चैप्टर्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पढ़ाएंगे, ऑक्सीकरण एवं अपकरण। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, 10th क्लास में ये कोई अलग से चैप्टर्स है नहीं। उसमें 10th क्लास में सिर्फ ऑक्सीकरण और अपकरण की परिभाषा पढ़ने का है कि ऑक्सीकरण किसको कहते हैं, अपकरण क्या है। बच्चे इतना ही पढ़ के आते हैं। आज जो मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर्स को मैं पढ़ाऊंगा वो ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर्स में ये सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं किसको, ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो यहाँ पर इसका डिफिनेशन जैसा कि आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि रियल और इमेजिनरी चार्ज डेवलप ऑन एन एटम व्हेन इट कंबाइंस विथ अदर एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब इसका कहने का मतलब हुआ कि जब कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु के साथ संयोग करता है, कंबाइन करता है, तो उस परमाणु पर वास्तविक या काल्पनिक आवेश विकसित होता है, उसी का नाम ऑक्सीकरण संख्या है। मतलब जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पर HCl एक कंपाउंड है। यहाँ पर हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ संयोग करता है, आपको मालूम होनी चाहिए हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ संयोग करता है यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। सवाल ये होता है कि शेड पर जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके ओर अट्रैक्ट होगा। तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन में जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो उसके ओर ये शेड पर इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ऐसे भी आप लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शेयर पेड एटम की वह टेंडेंसी है जो शेयर पेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो चूंकि यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक है, तो ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अधिक फोर्स से खींचेगी। तो जैसे ही ये खींचेगी तो इस पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा और इस पर हाइड्रोजन पर 1 यूनिट क्या पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। यही जो चार्ज डेवलप हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन जो होगा वो -1 होगा, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात करेगा तो +1। यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लोरीन है। यहाँ पे क्लोरीन के बीच बॉन्डिंग हुआ है, मतलब क्लोरीन एटम से ही संयोग किया है। यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, बट ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन जो है, इस शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को दोनों क्लोरीन एटम समान फोर्स से खींच रहा है, जिसके कारण इस पर किसी प्रकार का चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है। क्या इस पर किसी प्रकार का चार्ज डेवलप हुआ है? नहीं हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 है। तो उसी को हम लोग कहें कि जब कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु के साथ संयोग करता है, इस डिफिनेशन में आप ध्यान दीजिएगा कि किसी दूसरे परमाणु के साथ संयोग करता है। अगर सेम परमाणु के साथ संयोग करेगा तो उस पर किसी प्रकार का चार्ज डेवलप नहीं करेगा, है ना। दूसरा चीज, यहाँ पर जो वास्तविक या काल्पनिक आवेश विकसित करता है उसी को हम लोग ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। अब देखिए, मेन रूप से ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम का जो कैलकुलेट किया जाता है वो स्ट्रक्चर से ही किया जाता है। अब उसके लिए कुछ नियम है, नोट के पॉइंट है, उसको आपको समझना है। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे। जैसे आपको कह सकता है कि सर यहाँ पर H और Cl कंबाइन किया था तो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, ऐसा क्यों? तो कहते हैं क्या कि इस दोनों एटम में, जो दोनों एटम कंबाइन करेगा, इस दोनों एटम में जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होंगे, और जो उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे। तो सबसे पहला तो हमको ये जानना जरूरी है कि इस दोनों एटम में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखने के लिए हम 3 गो पॉइंट दिए हैं। सबसे पहले कहता है, ये ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्या? मेटल। मतलब अधातु की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो धातु से अधिक होती है। कहीं भी देखिएगा कि नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्या? सोडियम। दूसरा देखिए, हम लोग ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। देखिए, हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है, अधातु है, लेकिन अगर हाइड्रोजन से तुलना किया जाए नॉन मेटल का, तो नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। मतलब अधातु की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता से ज़्यादा होगा। और अब देखिए, हम लोग तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में भी यहाँ पे देख सकते थे दूसरा का एग्जाम्पल कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी
वो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से ज़्यादा होगा। क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल है, लेकिन कोई भी नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होगा वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होगा, ये ध्यान में रखना है। और तीसरा पॉइंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखिए चेक करने का है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ मेटल। और हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है किसी भी धातु के विद्युत ऋणात्मकता से ज़्यादा होगा। मतलब तीन चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कहीं मेटल नॉन मेटल की बात आ जाएगा तो नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मेटल से ज़्यादा होगी। दूसरा बात, हाइड्रोजन और नॉन मेटल में तुलना करेंगे तो भी नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी, लेकिन हाइड्रोजन और मेटल में अगर तुलना करेंगे तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मेटल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से ज़्यादा होगी। जैसा कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो सोडियम के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से क्या है, ज़्यादा है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आपको पढ़ाया भी गया होगा, FON फोन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर की बात किया जाए, ये भी आपको कारगर होंगे। आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में ही इस चीज़ को बताया गया होगा कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इन होल पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन जो है पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, और सेकेंड नंबर पर ऑक्सीजन होता है, थर्ड नंबर पर नाइट्रोजन और क्या, क्लोरीन। आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी दिखाया गया है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 4 होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 होती है, और नाइट्रोजन का 3 और क्लोरीन का भी 3 होता है। तो FON फोन तो आप सब लोग को याद होगा ही, क्या याद रहेगा ना FON? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा, सेकेंड नंबर पर ऑक्सीजन का, और थर्ड नंबर पर नाइट्रोजन और क्या, क्लोरीन। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से रिलेटेड आप इतना चीज़ अगर आप जानते हैं तो आपको दो एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को चेक करने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए लिखा हुआ है रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर बाय स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर उसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए कुछ रूल लिखा है। देखिए जो चीज़ हम बताए हैं उसी को रूल में लिखा गया है। पहला देखिए कहता है निगेटिव चार्ज डेवलप ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज डेवलप ऑन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। मतलब जैसे जब कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु से संयोग करेगा तो उस परमाणु पे चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। अब चार्ज डेवलप होगा तो किस पे पॉजिटिव होगा किस पे निगेटिव होगा, सवाल ये उठता है। तो कहता है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा उस पर निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और जो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव रहेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए कहता है क्या कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप 1 यूनिट चार्ज ऑन बॉन्डेड एटम। मतलब अगर दो परमाणु के बीच सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, मतलब एकल सहसंयोजक बंधक बनता है। मालूम होनी चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग की क्लास में हम बताए थे कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब दो एटम के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो कहता है यहाँ पे रूल कर रहा है कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप 1 यूनिट चार्ज ऑन बॉन्डेड एटम। मतलब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है बॉन्डेड एटम पर 1 यूनिट चार्ज डेवलप करेगा। और किस पर पॉजिटिव किस पे निगेटिव, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव रहेगा उस पर निगेटिव चार्ज, और जो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव रहेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि आप इसमें एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा कहता है क्या, मतलब तीसरा पॉइंट कह रहा है कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप 2 यूनिट चार्ज ऑन बॉन्डेड एटम। मतलब अगर दो एटम के बीच डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना है तो बॉन्डेड एटम पर, बॉन्डेड एटम मतलब जो एटम पार्टिसिपेट किया है बॉन्ड बनाने में, उस पर 2 यूनिट चार्ज डेवलप करेगा। फिर वही कहानी, किस पे पॉजिटिव किस पे निगेटिव, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव रहेगा उस पर निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, जो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव रहेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। जैसा कि देखिए आप यहाँ पे हम देख सकते हैं कि CO2 है, CO2 का हम स्ट्रक्चर बनाए हैं। यहाँ पर O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड के चलते 2 यूनिट चार्ज डेवलप होगा। अब किस पे पॉजिटिव किस पे निगेटिव, तो ऑक्सीजन चूंकि कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, आपको बता चुके अभी कि ऑक्सीजन जो है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा नहीं, मतलब सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है FON फोन। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा हुई, तो जब कार्बन से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी ज़्यादा हुई तो इसके 2 बॉन्ड के चलते 2 यूनिट निगेटिव चार्ज, इधर 2 यूनिट क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज हुआ। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या कि यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन यहाँ पर इस डबल बॉन्ड के चलते भी यहाँ पे चार्ज डेवलप करेगा। तो इस डबल बॉन्ड के चलते यहाँ पे जो चार्ज डेवलप हो रहा है, यहाँ पर 2 यूनिट पॉजिटिव, यहाँ पे 2 यूनिट क्या, निगेटिव। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 आया, और कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर की बात आया तो कितना आया, +4 आया। कितना आया, +4। क्यों, क्योंकि कार्बन पर टोटल चार्ज जो है +2 और कितना है, +2, तो +2 + 2 कितना हो गया, 4।
चौथा देखिए बोलता है कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप 3 यूनिट चार्ज ऑन बॉन्डेड एटम, मतलब त्रिक सहसंयोजक बंधन जो होता है वो बॉन्डेड एटम पर 3 यूनिट चार्ज डेवलप करता है। मतलब अगर दो एटम के बीच ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना तो ये 3 यूनिट चार्ज डेवलप करेगा। जैसे आप देख सकते हैं HCN की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड के चलते 1 यूनिट चार्ज डेवलप करेगा। हाइड्रोजन और कार्बन में कहिएगा तो हम लोग पढ़ा चुके, अभी जस्ट पढ़ाए थे कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है नॉन मेटल से कम होता है, तो इसीलिए हाइड्रोजन पर 1 यूनिट प्लस यूनिट चार्ज डेवलप किया, कार्बन पर 1 यूनिट क्या निगेटिव चार्ज। अब इस कार्बन और नाइट्रोजन में कहिएगा तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होगा कि FON फोन नाइट्रोजन जो है थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो इसलिए यहाँ पर इस नाइट्रोजन में -3 हुआ या +3, तो टोटल यहाँ पे कहिएगा हाइड्रोजन की पर कितना चार्ज डेवलप किया +1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1। कार्बन पर टोटल कितना चार्ज डेवलप किया तो +2, -1 +3 मतलब +2 होगा ना, तो यहाँ पर कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2 और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया -3। और देखिए अब देखिए एक अच्छा पॉइंट बोला है कि नो चार्ज डेवलप ऑन एन एटम व्हेन बॉन्डेड एटम आर सेम, मतलब अगर बॉन्डेड एटम सेम हो, मतलब एक ही प्रकार के एटम के बीच अगर बॉन्डिंग बना है तो उसमें किसी प्रकार का चार्ज डेवलप नहीं करेगा। ये तो डिफिनेशन में ही आया था कि जब कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु के साथ संयोग करता है, यहाँ तो ये एक ही प्रकार के परमाणु से संयोग कर रहा है, क्या कोई चार्ज डेवलप करेगा? नहीं करेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर हो गया क्या, यहाँ पर H + -1 है, यहाँ पर इसका आप स्ट्रक्चर इस तरीके से देख सकते हैं। तो इस बॉन्ड के चलते अगर आप यहाँ पे कहिएगा, इस बॉन्ड के चलते यहाँ पे इस बॉन्ड के चलते अगर कहिएगा, देखिए यहाँ पर H और O के चलते जो होगा, H और O के चलते यहाँ पे H और O के चलते, तो यहाँ पर H पे +1 और O पे कितना -1 हुआ। लेकिन यहाँ पर O और O के बीच जो कह रहे हैं, यहाँ पे O और O के बीच जो हम लोग कह रहे हैं, इस पे किसी प्रकार का चार्ज डेवलप नहीं करेगा। क्यों नहीं चार्ज डेवलप करेगा O और O के बीच? क्योंकि यहाँ पर एक ही प्रकार का एटम है, यहाँ पर एक ही प्रकार का एटम है, इसीलिए किसी प्रकार का यहाँ पे चार्ज डेवलप नहीं किया। बात समझ में आ रही है? अब उसी वैसा ही कहानी देखिए BOO2 में कहते हैं BaO2 की बात करते हैं, यहाँ पर Ba, यहाँ पर भी देखिए Ba हो गया और OO इस तरह से स्ट्रक्चर हुआ, तो ये Ba और O के बीच जो है एक +1 -1, इसके चलते +1 -1, लेकिन ये OO के चलते किसी प्रकार का चार्ज डेवलप नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं कि Ba का ऑक्सीडेशन नंबर जो है +2 है, जबकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -1। अब सवाल उठता है कि क्या दो एटम के बीच सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी तो बनेगा। तो सर अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तब कितना चार्ज डेवलप करेगा? तो कहता है देखिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड डेवलप 2 यूनिट चार्ज ऑन बॉन्डेड एटम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड डेवलप 2 यूनिट चार्ज ऑन बॉन्डेड एटम, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बॉन्डेड एटम पर 2 यूनिट चार्ज डेवलप करेगा। कब? तो व्हेन डोनर एटम इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, है ना, जब डोनर एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी, एंड नो चार्ज डेवलप, और किसी प्रकार का चार्ज डेवलप नहीं होगा। कब? ऑन बॉन्डेड एटम पर। कब? जब डोनर एटम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव रहेगा। जैसा कि आप एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर SO2 की बात की, SO2 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, हम ये चीज़ आपको केमिकल बॉन्डिंग में बता चुके हैं, है ना। देखिए S, यहाँ पर SO के बीच डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड के चलते यहाँ पर -2 चार्ज डेवलप किया है, यहाँ पर +2। अब यहाँ पर इस S और O के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो अब सवाल है कि इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बन रहा है, जो एरो वाला देख रहे हैं वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसके चलते 2 यूनिट चार्ज डेवलप करेगा कि नहीं करेगा, वो निर्भर करेगा कि इसमें डोनर एटम कौन है। मतलब यहाँ पर S और O के बीच जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है उसमें इलेक्ट्रॉन किसका लगा है? तो आप जैसा कि देख सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन किसका लगा है? सल्फर का। और सल्फर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से क्या है? कम है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से क्या है? कम है। तो यहाँ पर इसके चलते 2 यूनिट चार्ज डेवलप किया है। इसके चलते यहाँ पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी -2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हुआ है, जबकि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 हुआ है। लेकिन यही कंडीशन यहाँ पर NH4 के प्लस के कंडीशन में हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा गौर करेंगे। यहाँ पर देखिए सब सिंगल बॉन्ड बना है, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। ये सिंगल बॉन्ड जो H और N के बीच बना हुआ है, इसके चलते +1 -1 चार्ज तीनों बगल हुआ है, +1 -1 +1 -1 चार्ज डेवलप किया है।
लेकिन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के चलते किसी प्रकार का चार्ज डेवलप नहीं हुआ है बॉन्डेड एटम। आप कहिएगा सर ये प्लस है पहले जो H प्लस, अरे ये पहले से ही है, चूंकि NH3 अब प्लस H प्लस मिलकर NH4 प्लस बनता है, लेकिन इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के चलते कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ है। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के चलते कोई चार्ज डेवलप यहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि अगर चार्ज डेवलप होता तो 2 यूनिट चार्ज डेवलप होता। आप कहेगा सर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो हाइड्रोजन से अधिक है, मतलब डोनर एटम जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसीलिए चार्ज डेवलप नहीं कर। और भी जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं H2SO4 की केस देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर इसी तरीके से देखिए बनता है। यहाँ पर H और O के बीच सिंगल बॉन्ड बना है +1 -1 चार्ज, इस बॉन्ड के चलते -1 +1, इस प्रकार से देखिए इस सल्फर O के यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है -2 +2, इधर भी उसी प्रकार से हुआ है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ऑक्सीजन का -2, सल्फर का कितना +6। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। जैसे आप OF2 की बात हम लोग करते हैं तो OF2 में देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है, पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो -1 +1 हुआ, -1 +1। तो इस केस में देखिएगा OF2 के केस में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो +2 है, जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना हुआ, -1 हुआ। अब देखिए XeOF4 की बात करते हैं, है ना, जनरली जेनोन कंपाउंड नहीं बनाता है, बट यहाँ पर देखिए XeO4 कुछ कंपाउंड यहाँ पे बनाते हैं जेनोन। यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर फ्लोरीन देखिए X इस तरह से, फ्लोरीन पे -1, इस पे +1, ये -2 +2, इस प्रकार से देखिएगा यहाँ पर फ्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, ऑक्सीजन का -2 है और जेनोन का क्या है +6। मेरा ये एग्जाम्पल देने का मतलब सिर्फ यही हुआ, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहलाता है, कि ऐसा मत समझिएगा कि कहीं भी OF2 आएगा। देखिए OF2 के केस में ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर आया +2 आया, तो आप सोचिएगा वो जहाँ पर सर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर सीधे हो जाएगा कितना, ऑक्सीजन का +2। ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑक्सीजन उस फ्लोरीन एटम से लिंक नहीं हो, जैसा कि XeOF4 में देखें कि लिंक नहीं है। तो ये निर्भर करता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे और देखिए CaOCl होलसेल की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, है ना, ये विरंजक चूर्ण है, इसका स्ट्रक्चर हम लोग इस तरीके से बनाए हैं। इसमें देखिएगा इस ऊपर वाले जो है, ऊपर वाले क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो क्लोरीन में एगो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है और ऑक्सीजन में कितना हुआ, एगो निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है। इस बॉन्ड के चलते फिर ऑक्सीजन में निगेटिव, इस पे पॉजिटिव। लेकिन कैल्शियम और क्लोरीन में कीजिएगा तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस पे निगेटिव, इस पे क्या पॉजिटिव। तो अब सोचिए यहाँ पर कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आया है, लेकिन क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है, -1 भी आया है और +1 भी आया है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ है, -2 हुआ है। तो हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि एक ही कंपाउंड में कोई एटम का, है ना, एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं। और भी जैसे देखिए ये बड़ा पूछता है, आप देखिएगा FeO फेरस ऑक्साइड होता है और Fe2O3 को हम लोग बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, इस दोनों को मिला देते हैं तो Fe3O4 बनता है, फेरिसोफेरिक ऑक्साइड। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि फेरिसोफेरिक ऑक्साइड में फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो देखिए यहाँ पर फेरस ऑक्साइड के कंडीशन में कहिएगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आया है, जबकि फेरिक ऑक्साइड के कंडीशन में कहिएगा कितना है, +3 आए। तो जनाब फेरिसोफेरिक ऑक्साइड जो होता है, फेरस और फेरिक ऑक्साइड का कॉम्बो होता है, मिक्सचर होता है, मतलब हम कह सकते हैं इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 और +3 दोनों है। अब देखिए जरा बड़ा अच्छा एक आया है, H2SO5 लिखा है यहाँ पर। H2SO5 का देखिए इस तरह से आपको स्ट्रक्चर है, बनाया गया है। यहाँ पर सभी में देखिएगा, जैसे जनरली आप सोचिएगा कि O का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, लेकिन जहां परऑक्साइड का केस बन जाएगा तो O का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1। जैसे यहाँ पर देखिए इधर से लेफ्ट साइड से आप देख सकते हैं कि H और O के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो H पर +1 यूनिट चार्ज, +1 यूनिट, ऑक्सीजन पे -1। लेकिन इस O और O के बीच जो बॉन्डिंग हुआ इसके चलते कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ, ये बात को ध्यान रखिएगा। कहीं असल यहाँ तो चार्ज है, अरे ये जो चार्ज दिख रहा है ये इस बॉन्ड के चलते हुआ है, और यहाँ पर भी O और S के बीच जो सिंगल बॉन्ड बना है उसके चलते चार्ज डेवलप है। स्पेशली O और O के बीच जो सिंगल बॉन्ड है उसके चलते कोई चार्ज डेवलप इस पे नहीं हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि इस कंडीशंस में यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी है और -2 भी है। मतलब यहाँ पर H2SO5 में 5 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन जो है परऑक्साइड का केस वाला है,
बाकी जनरल ऑक्सीजन है। देखिए नोट करके एक पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ग्रुप नंबर के बराबर होता है किसी भी एलिमेंट का। बड़ा अच्छा पॉइंट है, किसी भी एलिमेंट का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो ग्रुप नंबर के बराबर होगा, जबकि मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा ग्रुप नंबर -8 होगा, है ना। जैसे आप देखिए सल्फर, सल्फर 6 ग्रुप का है तो सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +6, जबकि मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा -2। उसी प्रकार से एक चीज और देखिए लिखे है कि ऑक्सीडेशन नंबर में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो और फ्रैक्शन। मतलब किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। मतलब मेन रूप से कहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर आपको स्ट्रक्चर से ही कैलकुलेट होता है और उसी सब का हम कंक्लूजन लिखे हैं। अब देखिए सभी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना संभव है नहीं, तो क्या है क्या कि स्ट्रक्चर से जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आया है उसी से रूल बना दिया है ताकि आप उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से, मतलब अणुसूत्र से ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। बिहार पॉलिटेक्निक में इससे भी क्वेश्चंस को एराइज करता है। देखिए यहाँ पर लिखा है रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। मतलब किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला से ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। 5-10 को रूल है, उसको ध्यानपूर्वक आप इसलिए हम समझा रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगी। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम, है ना, ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट आर टेकन 0। मतलब स्वतंत्र अवस्था में किसी तत्व के परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। अब सोचिए कोई अगर तत्व किसी से कंबाइन ही नहीं करेगा तो क्या उस पर कोई चार्ज डेवलप होगा, और जब चार्ज डेवलप नहीं होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0 होगा। जैसे सोडियम, कार्बन, जिंक, ये सब स्वतंत्र अवस्था में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 लेने का प्रयास करेंगे। दूसरा देखिए लिखे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर टेकन 0। देखिए एक बड़ा अच्छा चीज आया, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इसको बोलते हैं एक परमाणविक अणु। अणु दो प्रकार के होते हैं, एगो एक परमाणविक, दूसरा बहुपरमाणविक। मतलब जो एक ही प्रकार के एटम के मिलने से बनता है उसको एक परमाणविक अणु कहते हैं, और जो एक से अधिक प्रकार के एटम से मिलने से बनता है उसको बहुपरमाणविक या हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। जैसे O2 हुआ, Cl2 हुआ, I2 हुआ, O3 हुआ, P4 हुआ, S8 हुआ, ये सब जो आपका है वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत आता है। ये बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर CO2 कहेगा तो ये हेटेरो एटॉमिक है, तो जितने भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग 0 लेंगे। अगला देखिए पॉइंट लिखा गया कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, है ना, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट आर टेकन +1। मतलब फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट जितने भी आएगा, जैसे आप कह सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, ये सब का ऑक्सीडेशन नंबर +1 लेंगे। जैसा कि एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि Ag अगर आया AgCl, तो AgCl में हम Ag चूंकि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। K+Cl में K फर्स्ट ग्रुप का है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। एक्सेप्शन में देखिए यहाँ पर कॉपर है कि क्यूप्रस के कंडीशन में +1 लेंगे, क्यूप्रिक के कंडीशन में +2 लेंगे। अगला देखिए हम लोग कर सकते हैं क्या कि सेकेंड ग्रुप एलिमेंट जो भी आता है, जैसे मैग्नीशियम, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर नहीं सॉरी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, जिंक, ये सब का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग +2 लेंगे कहीं भी आएगा तो। अगला देखिए मेन कहता है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ए कंपाउंड आर टेकन +1। मतलब हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या किसी कंपाउंड में +1 होती है, ये ध्यान में आपको रखना है। जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, H2 हो गया, कहीं भी +1 है ना। लेकिन एक्सेप्शन भी इसमें है, कहता है इन द केस ऑफ मेटल हाइड्राइड। अगर मेटल हाइड्राइड का केस आ गया, मेटल हाइड्राइड मतलब क्या, जिसमें मेटल और हाइड्रोजन हो, अब मेटल हाइड्रोजन हो जाएगा तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा तो हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा -1 होगा। जैसे LiH का केस हो गया, CaH2 का केस हो गया, NaH+ हो गया, तो NaH है ना, ये सब का केस हो गया। तो इसमें आपको हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मतलब अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ आ गया तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप -1 लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ए कंपाउंड आर जनरली टेकन -2। मतलब ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसी कंपाउंड में वो -2 होता है जनरली। जैसे H2O लिए, H2SO4, CaO, इस सब में -2। अब इसमें भी एक्सेप्शन है, कहता है इन द केस ऑफ परऑक्साइड, जहां परऑक्साइड बन रहा है, जैसे H2O2 हम लोग लिए थे, BaO2 लिए थे, आपको स्ट्रक्चर में प्रीवियस में बना के दिखाए थे, उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे -1 लिखे। यहाँ पर 1 लिख दिया है लेकिन -1 होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ऊपर में लिखा हुआ है। इन द केस ऑफ फ्लोराइड की बात करते हैं तो फ्लोराइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, जैसे OF2 का केस आप देखे थे। और इन द केस ऑफ सुपर ऑक्साइड की बात करता है
तो सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -½ होगा। जैसे KO2 का केस आप देखिए। अगला देखिए कहता है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप एलिमेंट। हाइड्रोजन ग्रुप एलिमेंट करने का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब हुआ। इन द केस ऑफ हैलाइड -1, मतलब हाइड्रोजन ग्रुप एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है हैलाइड के केस में -1 होता है। जैसे NaCl हो गया, AgI हो गया, ये सब हैलाइड का केस है। और कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में फ्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन होल पीरियोडिक टेबल। उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो है ही नहीं, तो उस पर जब भी होगा नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। और सब यहाँ पे लास्ट एक पॉइंट लिखे दिया है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए कंपाउंड आर टेकन 0, मतलब किसी कंपाउंड का, किसी यौगिक का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। इसका कहने का मतलब हुआ कि द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन ए कंपाउंड, मतलब किसी भी कंपाउंड में जितने भी एटम है उन सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन जो होगा क्या होगा, 0 होगा। और इसी के हेल्प से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए पूछ दिया आपको कि KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। मैं एक बात कहता हूं, KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो आप देख सकते हैं यहां पर कि KMnO4 की बात किया गया है। यहां पर KMnO4 में पोटेशियम का 1 एटम है, Mn का 1 एटम है, ऑक्सीजन का 4 एटम है। अब सबसे पहले देखिए पोटेशियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, इसको पहले सबसे पहले लिखिए। यहां पर लिखाएगा क्या कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज प्लस 4 इंटू, चूंकि 4 वो एटम है तो 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन बराबर कितना, 0। अब देखिए हम लोग अभी पढ़े थे कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1। तो यहां पर ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है +1 पोटेशियम, तो इसीलिए इसका +1 हुआ है। Mn का निकालना है, जिसका निकालना उसको हम लोग x मानते हैं। अब 4 इंटू -2 बराबर कितना, 0। आप इसको कैलकुलेशन कीजिए, x बराबर कितना आएगा, +7। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस केस में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर जो है +7 है। और भी जैसे देखिए एक और है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए रेडिकल, रेडिकल मतलब समझते हैं ना, जिस पर कुछ ना कुछ चार्ज हो, मतलब रेडिकल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो आपको उसके चार्ज के बराबर होता है। जैसे आप कह सकते हैं SO4, अब SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कहेगा, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि SO4 में सल्फर के 1 एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम है, और उस पर चार्ज कितना है, -2। अब देखिए यहां पर लिखे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन बराबर कितना, -2। अब जिसका निकालना उसको क्या मानेंगे, x। मैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर को x मान लिया, जनरली ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 4 इंटू -2 बराबर, यहां पर 0 नहीं हुआ, टोटल SO4 पर सल्फेट आयन पे चार्ज कितना है, -2, तो -2 के बराबर हुआ। इससे आप कैलकुलेट किए तो x बराबर कितना है, +6। तो इसी प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एटम इन ए कंपाउंड, किसी कंपाउंड, जो ये सब कंपाउंड है फॉलोइंग कंपाउंड में या रेडिकल में जो अंडरलाइन है मतलब चिन्हित है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। जैसे H2SO4 में सल्फर का, K2Cr2O7 में Cr का, HNO3 में इसका, मतलब ये मानिए आपका होमवर्क के रूप में है। ऐसे देखिए इसको इधर बनाया भी गया है कुछ कुछ, आप इस तरह का से आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीक़ा से आपको दिया गया है। ठीक है, ये कैलकुलेट यहाँ पे किया गया है। ठीक है, अब इससे बाद हम लोग आज के क्लास में सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना सीखे हैं। अगर ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के लिए अगर आपको आ गया तो आप समझ जाइए कि आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन आ गया है। और जितना भी आपको पढ़ाया गया उसको आप नोट्स कीजिए, हमारी बातों को अच्छे से समझिए। मैं आपको इसलिए इस तरीक़ा से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर्स थोड़ा सा लंबा है ना, और इसको अगर लिखते तो इसके 2 क्लास ऐसे ही लग जाता, इसीलिए आपको बताया गया है। लगभग 13 पेज इस तरीक़ा से हुआ है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जितना अधिक हो सके शेयर कीजिएगा। इसका एक पार्ट अभी और बचा हुआ है, एक पार्ट आपको अगले क्लास में आपको बताएंगे। थैंक यू।